दोस्तों ये जो मूवी है एक तरह से बेस्ड रहने वाली है, एक तरह से रिलेटेड रहने वाली है एवेंजर्स एंड गेम 2019 पे। और साथ ही साथ इसके एवेंजर्स सीक्रेट वार्स हमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यूनिवर्स सिनेमेटोग्राफी एक तरह से ब्लेड 2025 भी एक तरह से इसमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसी के साथ हमें एक तरह से और भी कई एक तरह से पार्ट इसके देखने को मिल सकते हैं। तो पूरी जानकारी मैंने इसके बारे में आपको बता दी, इस फ्रेंचाइजी के बारे में बता दी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर चैनल पर सेट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एवेंजर्स डूम्सरे 2026 की अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स की सुपरहीरो टीम एवेंजर्स, मार्वल स्टूडियोज और एजीबीओ द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित। यह एवेंजर्स एंड गेम 2019 के बाद एवेंजर्स हेक्सालॉजी में 5वीं फिल्म और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू में 39वीं फिल्म होने का इरादा है। एंथोनी और जो रूसो द्वारा निर्देशित और माइकल वाल्ड्रॉन और स्टीफन मैकफीली द्वारा लिखित, इस फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जेरेमी रेनर, बेनेडिक्ट कम्बरबैच, पेड्रो पास्कल, वेनेसा किर्बी, जोसेफ क्विन और एबन मॉसबैचराच जैसे कलाकार शामिल। जुलाई 2022 में 2 नई एवेंजर्स फिल्में द कांग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स को द मल्टीवर्स सागा के समापन के रूप में घोषित किया गया था। डेस्टिन डेनियल क्रेटन को द कांग डायनेस्टी का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया गया था और जोनाथन मेजर्स को खलनायक कांग द कॉन्करर के रूप में उनकी एमसीयू भूमिका को फिर से निभाने के लिए तैयार किया गया था। जेफ लवनेस सितंबर में एक लेखक के रूप में फिल्म से जुड़े। नवंबर 2023 में क्रेटन ने निर्देशक के पद से इस्तीफा दे दिया। वाल्ड्रॉन ने लेखक के रूप में लवनेस की जगह ली और मेजर्स की कानूनी समस्याओं के कारण मार्वल कांग की कहानी से दूर जाने पर विचार कर रहा था। अगले महीने मेजर्स को निकाल दिया गया। उस समय तक फिल्म को एवेंजर्स 5 कहा जा चुका था। निर्देशक के रूप में रूसो बंधुओं और लेखक के रूप में मैकफीली की वापसी, नए खलनायक डॉक्टर डूम के रूप में डाउनी की कास्टिंग और नए शीर्षक डूम्सरे की घोषणा जुलाई 2024 में की गई थी। यूनाइटेड किंगडम में 2025 की शुरुआत में फिल्मांकन शुरू होने की उम्मीद है। एवेंजर्स डूम्सरे एमसीयू के छठे चरण के हिस्से के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 मई 2026 को रिलीज होने वाली है। सीक्रेट वॉर्स 7 मई 2027 को रिलीज होने वाली है। वितरण विक्टर वॉन डूम, डॉक्टर डूम के रूप में रॉबर्ट डाउनी जूनियर। सहनिर्देशक जो रूसो ने डूम को सबसे जटिल कॉमिक बुक पात्रों में से एक बताया और महसूस किया कि डाउनी, जिन्होंने पहले एमसीयू में टोनी स्टार्क, आयरन मैन के रूप में अभिनय किया था, एकमात्र व्यक्ति थे। कौन भूमिका निभा सकता है? क्लिंट बार्टन, हॉकाई के रूप में जेरेमी रेनर, एक मास्टर तीरंदाज और पूर्व बदला लेने वाला और शील्ड 2 का एजेंट। रॉ स्टीफन स्ट्रेंज के रूप में बेनेडिक्ट कम्बरबैच, एक न्यूरोसर्जन जो एक कार दुर्घटना के बाद मिस्टिक आर्ट्स में मास्टर बन गया और उसका करियर समाप्त हो गया। रीड रिचर्ड्स बटा मिस्टर फैंटास्टिक के रूप में पेड्रो पास्कल, फैंटास्टिक फॉर के नेता। सू स्टॉर्म, अदृश्य महिला के रूप में वेनेसा किर्बी, जॉनी की बहन और फैंटास्टिक फॉर की सदस्य। जॉनी स्टॉर्म, ह्यूमन टॉर्च के रूप में जोसेफ क्विन, सू का भाई और फैंटास्टिक फॉर का सदस्य। बेन ग्रिम बटा द थिंग के रूप में एबन मॉसबैराच, एक पूर्व अंतरिक्ष यात्री जो नारंगी चट्टान के एक खोल में बंद है और फैंटास्टिक फॉर का सदस्य है। उत्पादन विकास कांग राजवंश के रूप में विज्ञापन। एवेंजर्स एंडगेम 2019 के बाद बनने वाली अधिक एवेंजर्स फिल्मों के बारे में बात करते हुए मई 2018 में वॉल्ट डिज्नी कंपनी के सीईओ बॉब इगर ने कहा कि मार्वल स्टूडियोज यूनिवर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के लिए नए पात्रों और फ्रेंचाइजी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भविष्य में एक और एवेंजर्स फिल्म बन सकती है, खासकर पिछली फिल्मों की लोकप्रियता को देखते हुए। 5 जनवरी 2021 में मार्वल स्टूडियोज के अध्यक्ष केविन फीगे ने कहा कि एक और एवेंजर्स फिल्म
किसी बिंदु पर बनेगी। 6 मई 2022 में वैरायटी के लिए एमसीयू के भविष्य पर चर्चा करते समय एडम बी. वेरी ने कहा कि उन्हें अभी भी पता नहीं है कि एंडगेम के बाद फ्रेंचाइजी कहा जा रही थी, लेकिन एमसीयू के चरण 4 परियोजनाओं में से कई में मल्टीवर्स और कुछ संभावित बिग बैड शामिल थे। कांग द कॉन्करर सहित भी पेश किया गया था। 7 जोनाथन मेजर्स को सितंबर 2020 में फिल्म एंटमैन एंड द वास्प: क्वांटुमेनिया 2023 के लिए कांग के रूप में चुना गया था और डिज्नी प्लस टेलीविजन के पहले सीजन में हे हू रिमेस नामक वैकल्पिक ब्रह्मांड में कांग के संस्करण के रूप में पेश किया गया था। श्रृंखला लोकी 2021, जिसने मल्टीवर्स को एमसीयू से परिचित कराया। 8, 9, 10 लोकी के निर्माता और फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 2022 के लेखक माइकल वाल्ड्रॉन ने कांग को समयात्रा करने वाले मल्टीवर्सल प्रतिद्वंद्वी और मल्टीवर्सल प्रतिद्वंद्वी के रूप में वर्णित किया था। एमसीयू और सभी फिल्मों का अगला महान खलनायक। 10 क्वांटुमेनिया के पटकथा लेखक जेफ लवनेस ने उन्हें शीर्ष स्तरीय एवेंजर्स खलनायक कहा। बाएं से दाएं, जोनाथन मेजर्स और डेस्टिन डैनियल क्रेटन को क्रमशः कांग द कॉन्करर के रूप में अभिनय करने और फिल्म का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था, इससे पहले कि 2023 में मेजर्स को निकाल दिया गया और फिल्म में रचनात्मक बदलाव हुए। जुलाई 2022 में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में फीगे ने एवेंजर्स द कांग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स फिल्मों की घोषणा की, जो क्रमशः 2 मई 2025 और 7 नवंबर 2025 को रिलीज होंगी। वे एमसीयू के चरण 6 को समाप्त करने और मल्टीवर्स सागा को पूरा करने के लिए तैयार थे, जिसमें चरण 4, 5 और 6 शामिल है। 12 फिल्में क्रमशः कर्ट बुसिक द्वारा लिखित 2001 की कॉमिक बुक कहानी कांग डायनेस्टी से प्रेरित थीं, जिसमें कांग द कॉन्करर मानवता को गुलाम बनाने के लिए समय के माध्यम से यात्रा करता है, और सीक्रेट वॉर्स 1984 से 85 में जिम द्वारा लिखी गई कॉमिक बुक का नाम था। शूटर और जोनाथन हिकमैन द्वारा लिखी गई 2015 से 16 की कॉमिक बैटलवर्ल्ड ग्रह पर कई मार्वल पात्रों के एकत्र होने पर आधारित है। 13 फीगे ने फिल्मों की तुलना एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 और एंडगेम से की, जिसने इन्फिनिटी सागा का निष्कर्ष निकाला, जिसने एमसीयू के पहले 3 चरणों को समूहीकृत किया। उन्होंने कहा कि चरण 4 की कई परियोजनाएं कांग राजवंश और मल्टीवर्स सागा की व्यापक कहानी के लिए विकसित की गई थीं, और यह पूरे चरण 5 और 6 में जारी रहेगी। 14 बाद में यह बताया गया कि मार्वल स्टूडियोज ने शुरू में कांग के इर्दगिर्द घूमने वाली अगली एमसीयू गाथा की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन लोकी के पहले सीजन में और क्वांटुमेनिया के फिल्मांकन के दौरान पहली छवियों में मेजर्स के प्रदर्शन को देखने के बाद ऐसा करने का फैसला किया। 15 फीगे ने कहा कि कांग के कई रूपों के रूप में मेजर्स की भूमिका ने उन्हें इन्फिनिटी सागा के मुख्य प्रतिद्वंद्वी थानोस की तुलना में एक अलग प्रकार का खलनायक बना दिया, और कहा कि कंधों पर कोई भी नहीं था जिसके कंधों पर मैं सागा डालूंगा। मेजर्स की तुलना में मल्टीवर्स का 16. फीगे ने कहा कि भाई एंथोनी और जो रूसो पहले सीक्रेट वॉर्स फिल्म बनाने में रुचि व्यक्त करने के बावजूद इन्फिनिटी वॉर और एंडगेम के निर्देशकों के रूप में वापस नहीं लौटेंगे। 17 कॉमिक कॉन की घोषणा के तुरंत बाद यह पता चला कि डेस्टिन डेनियल क्रेटन द कांग डायनेस्टी का निर्देशन करेंगे। 18 उन्होंने मार्वल स्टूडियोज के लिए शांगची एंड द लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स 2021 का निर्देशन किया था, और दिसंबर 2021 में उनके साथ एक समग्र समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें उस फिल्म की अगली कड़ी का निर्देशन और डिज्नी प्लस के लिए वंडर मैन श्रृंखला विकसित करना शामिल था। क्रेटन को केवल द कांग डायनेस्टी को निर्देशित करने के लिए नियुक्त किया गया था, इसके विपरीत जिस तरह रूसो भाइयों ने इन्फिनिटी वॉर और एंडगेम दोनों का निर्देशन किया था। 19 क्वांटुमेनिया लेखक जेफ लवनेस को 2022 सितंबर 2020 में फिल्म की पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया और 2 सप्ताह बाद काम शुरू हुआ। 21 लवनेस को यह उम्मीद नहीं थी कि फिल्म के लिए
उनके नाम पर विचार किया जाएगा। उन्होंने सोचा कि यह फिल्म में ऐसे तत्व जोड़ने के बावजूद क्वांटुमेनिया को खत्म कर देगी, जो उनकी राय में एवेंजर्स फिल्म के लिए एक अच्छा सेटअप होगा। उनका मानना था कि उन्हें द कांग डायनेस्टी के लिए एक फिल्म पिच प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज ने क्वांटुमेनिया और कांग के उनके चित्रण में उन तत्वों का आनंद लिया था। 22 मेजर्स ने अगले महीने पुष्टि की कि उन्होंने 23 वर्षीय क्रेटन के साथ फिल्म पर चर्चा की थी और नवंबर में सिमू लियू ने शांगची के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने और संभावित रूप से क्रेटन के साथ फिल्म में फिर से काम करने के बारे में उत्साह व्यक्त किया। 24 लवनेस ने जनवरी 2023 में कहा कि वह चाहती थी कि कांग राजवंश एक पीढ़ीगत संघर्ष की तरह महसूस हो, जो नए चरण 4 एमसीयू पात्रों को ले जाएगा और उन्हें आग में फेंक देगा। जोनाथन मेजर्स की बर्खास्तगी और रचनात्मक परिवर्तन। अप्रैल 2023 तक, मार्च में मेजर्स की गिरफ्तारी और उसके बाद हमले के आरोपों के बाद, मार्वल स्टूडियोज ने अभी तक अभिनेता को एमसीयू से हटाने पर चर्चा नहीं की थी। 25 वह अभी भी कांग राजवंश और गुप्त युद्धों से जुड़ा हुआ था और पूर्व के लिए अंतिम मुआवजे के साथ $20 मिलियन प्राप्त करने वाला था। डिज्नी स्थिति पर नजर रख रहा था। 26 द रिंगर के जोआना रॉबिन्सन ने मेजर्स के खिलाफ आरोपों को मार्वल स्टूडियो के लिए एक बड़ी समस्या बताया, जिसने उन्हें बहुत ही असामान्य स्थिति में डाल दिया, क्योंकि स्टूडियो के लिए एक ही चरित्र के इर्दगिर्द अधिकांश फ्रेंचाइजी की योजना बनाना अभूतपूर्व था। अभिनेता उन्होंने तर्क दिया कि इन्फिनिटी सागा में क्रमशः टोनी स्टार्क, आयरन मैन और थानोस के रूप में रॉबर्ट डाउनी जूनियर या जोश ब्रोलिन की तुलना में मेजर्स मल्टीवर्स सागा के लिए उनकी योजनाओं का कहीं अधिक अभिन्न अंग बन गए हैं। रॉबिन्सन ने यह भी कहा कि स्टूडियो इस मामले को कैसे आगे बढ़ाएगा, इसके बारे में विरोधाभासी रिपोर्टें थीं। 15 तब तक द कांग डायनेस्टी का फिल्मांकन 2024 की शुरुआत में शुरू होने वाला था। 26 मई में एबव द लाइन के जेफ स्नाइडर ने बताया कि लवनेस अब फिल्म में शामिल नहीं थे और उनका संभावित प्रस्थान 2023 की फिल्म की शुरुआत से पहले हुआ था। उस महीने की शुरुआत में राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका ने हड़ताल की। 27 जून में फिल्म की रिलीज को आंशिक रूप से 1 मई 2026, 28 तक विलंबित कर दिया गया, क्योंकि हड़ताल से पहले स्क्रिप्ट पूरी नहीं हुई थी। 29 वैरायटी की तातियाना सीगल ने नवंबर 2023 में बताया कि मार्वल स्टूडियो के अधिकारियों ने मेजर्स की कानूनी समस्याओं के कारण मल्टीवर्स सागा के लिए वैकल्पिक योजनाओं पर चर्चा शुरू कर दी थी, जिसमें डॉक्टर डूम जैसे एक अन्य कॉमिक बुक प्रतिपक्षी पर ध्यान केंद्रित करने की धुरी भी शामिल थी। 30 उस किरदार के सीक्रेट वॉर्स में पहले से ही एक प्रमुख प्रतिपक्षी होने की उम्मीद थी, अगर मुख्य प्रतिपक्षी नहीं तो। 31 क्वांटुमेनिया के बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक प्रदर्शन के बाद स्टूडियो ने कहानी में बदलाव पर विचार करना शुरू किया। सीगल ने महसूस किया कि मेजर्स की जगह लेना भी एक विकल्प था, यह देखते हुए कि मार्वल स्टूडियोज ने पहले ऑफ स्क्रीन मुद्दों के कारण एमसीयू में प्रमुख भूमिकाओं को फिर से तैयार किया था, और यह भी बताया कि लोकी के दूसरे सीजन 2023 का अंतिम एपिसोड भूमिका स्थापित करेगा। कांग और उसके वेरिएंट का भविष्य इस तरह से कि मार्वल को बदलना मुश्किल होगा। 30 हालांकि जब कुछ ही समय बाद एपिसोड जारी किया गया, तो कई टिप्पणीकारों ने महसूस किया कि इसने वास्तव में कांग की भविष्य की भूमिका को कम कर दिया और मार्वल के लिए कई संभावित समाधान प्रदान किए, जिसमें कांग के वेरिएंट को लोकी के टेम्पोरल वेरिएशन अथॉरिटी (एवीटी) द्वारा ऑफ स्क्रीन पर संभालना और संभावित रूप से प्रतिस्थापित करना शामिल था, उन्हें लोकी वेरिएंट के साथ। 32-33 नवंबर के मध्य में रॉबिन्सन ने बताया कि लवनेस ने फिल्म छोड़ दी क्योंकि वह कांग की कहानी से निकटता से जुड़ा था और मार्वल इससे दूर जा रहा था। 34-35 आरोन काउच और बोरिस किट ने द हॉलीवुड रिपोर्टर के लिए लिखते हुए कहा कि लवनेस ने जाने से पहले स्क्रिप्ट का एक मसौदा पूरा किया। वे निश्चित नहीं थे कि वे फिल्म पर काम करने के लिए किसी अन्य लेखक को नियुक्त करेंगे या नहीं। 36 उसी समय क्रेटन ने अन्य एमसीयू परियोजनाओं पर
ध्यान केंद्रित करने के लिए निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। उनके जाने को सौहार्दपूर्ण बताया गया क्योंकि वह अभी भी स्टूडियो 37 के साथ अन्य परियोजनाओं पर काम कर रहे थे और इसे आंशिक रूप से फिल्म के शेड्यूल में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। 36 स्नाइडर ने बताया कि मार्वल अब एक ऐसा निर्देशक चाहता था जो कांग राजवंश और सीक्रेट वॉर्स दोनों को मल्टीवर्स सागा के दो भाग के समापन के रूप में विकसित कर सके। उन्होंने सुझाव दिया कि मार्वल को कांग राजवंश शीर्षक को हटा देना चाहिए और इसके बजाय फिल्मों को सीक्रेट वॉर्स भाग 1 और 2 इंच कहना चाहिए, यह मानते हुए कि यह मेजर्स के बारे में आगे के सवालों से बचने के साथ साथ फिल्मों के लिए उत्साह पैदा करने का एक सुविधाजनक तरीका है। 38 तब तक इन्फिनिटी वॉर और एंडगेम लिखने वाले क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली की लेखन टीम कथित तौर पर कई महीनों से मार्वल स्टूडियो में अनौपचारिक सलाहकार के रूप में काम कर रही थी। 39. महीने के अंत में वाल्ड्रॉन को सीक्रेट वॉर्स के साथ फिल्म की पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था। 1940 दिसंबर 2023 में मेजर्स को उत्पीड़न और थर्ड डिग्री लापरवाह हमले का दोषी पाए जाने के बाद डिज्नी और मार्वल स्टूडियोज ने निकाल दिया था। यह अज्ञात था कि क्या मार्वल कांग के चरित्र को बदल देगा या एक नए खलनायक पर अपनी योजनाओं को फिर से केंद्रित करेगा, लेकिन तब तक स्टूडियो ने आंतरिक रूप से फिल्म को एवेंजर्स 5 के रूप में संदर्भित करना शुरू कर दिया था। 4142 स्नाइडर ने जल्द ही बताया कि उनके पिछले सुझाव की तरह मार्वल स्टूडियोज सीक्रेट वॉर्स को एक विशाल 5 घंटे की फिल्म के रूप में विकसित कर रहा था, जो 2 भागों में विभाजित थी। इसकी रिलीज के बीच 1 वर्ष था 43 और स्टूडियो इसके लिए एक निर्देशक की तलाश कर रहा था। फिल्में 44 फिल्मांकन 2024 के अंत में शुरू होने की उम्मीद थी। 45 काउच एंड किट ने फरवरी 2024 में आगे बताया कि फिल्म को एक नया शीर्षक मिलेगा और या तो कांग की भूमिका को कम कर दिया जाएगा या चरित्र को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। 46. कयामत के दिन के रूप में नई नौकरी। मार्वल स्टूडियोज के लिए डेडपूल एंड वुल्वरिन 2024 फिल्म पर अपना निर्देशन कार्य पूरा करते समय शॉन लेवी को मार्च 2024 के मध्य में चुपचाप एवेंजर्स 5 का निर्देशन करने के लिए कहा गया। उन्होंने अपनी निर्देशन भूमिका और कार्यकारी निर्माता के साथ शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। स्ट्रेंजर थिंग्स का 5वां सीजन, जो उन्हें 2025 तक व्यस्त रखेगा। 1947 अप्रैल में यह बताया गया कि फिल्मांकन 2025 की शुरुआत में शुरू होगा। 48-49 मार्वल स्टूडियो द्वारा फिल्म के निर्माण कार्यक्रम में कुछ महीनों की देरी के बाद 1947 मई की शुरुआत में स्टूडियो ने डॉक्टर डूम की भूमिका निभाने के लिए डाउनी से संपर्क किया था। एमसीयू में आयरन मैन के रूप में चुने जाने से पहले 50 ने 20वीं सेंचुरी फॉक्स फिल्म फैंटास्टिक फोर 2005 में भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था। 51 फीगे चाहते थे कि डाउनी फ्रेंचाइज में वापस आए और स्टूडियो ने अभिनेता को बार बार प्रस्ताव दिए, लेकिन डाउनी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया और कहा कि वह केवल तभी लौटेंगे जब रूसो बंधु भी निर्देशक के रूप में लौटेंगे। 50-52 वाल्ड्रॉन ने मई के अंत में लेवी को स्क्रिप्ट का एक नया मसौदा सौंपा, जिसे अभी भी फिल्म निर्देशित करने के लिए स्टूडियो की शीर्ष पसंद माना जाता था और उत्पादन में देरी के बाद फिर से विवाद में था। जून की शुरुआत में वह स्टूडियो के साथ शुरुआती बातचीत में थे, हालांकि अन्य निर्देशकों पर अभी भी विचार किया जा रहा था और लेवी ने स्ट्रेंजर थिंग्स और एक योजनाबद्ध स्टार वार्स फिल्म पर अपने काम के कारण अभी तक फिल्म के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया था। 47-53. डेडलाइन हॉलीवुड ने एवेंजर्स 5 को पिछली एवेंजर्स फिल्मों की तुलना में अधिक कलाकारों की टुकड़ी के रूप में वर्णित किया है, जो मुख्य रूप से एवेंजर्स के एक मुख्य समूह पर केंद्रित है। जुलाई 2024 के अंत में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में यह पुष्टि की गई कि रूसो बंधु अगली 2 एवेंजर्स फिल्मों का निर्देशन करेंगे और कहा कि सीक्रेट वॉर्स कहानी ने उन्हें अपनी पिछली एमसीयू फिल्मों से रचनात्मक रूप से थकने के बाद वापस लौटने के लिए मना लिया था। एक निर्देशकों ने खुलासा किया
कि एवेंजर्स 5 का नाम अब एवेंजर्स डूम्सरे है और इसमें डॉक्टर डूम शामिल होंगे, जिनके बारे में उन्हें लगा कि सीक्रेट वॉर्स की कहानी के साथ न्याय करना जरूरी है। दोनों फिल्मों के लिए डूम के रूप में डाउनी की कास्टिंग की घोषणा की गई। 57 जब आयरन मैन की भूमिका से डॉक्टर डूम की भूमिका निभाने के बारे में चर्चा की गई, तो डाउनी ने कहा कि उन्हें जटिल किरदार निभाने में आनंद आया और उन्होंने इस भूमिका को नया मुखौटा वही कार्य बताया। 157 रूसो ब्रदर्स अपनी एजीबीओ प्रोडक्शन कंपनी के माध्यम से डूम्सरे और सीक्रेट वॉर्स का निर्माण कर रहे थे। मैकफीली ने दोनों वाल्ड्रॉन फिल्मों के लेखक के रूप में कार्यभार संभाला था। 158 और फिल्मांकन लंदन में 2025 की दूसरी तिमाही में शुरू होने वाला था। 52 यह बताया गया कि रूसो बंधु और डाउनी प्रत्येक फिल्म के लिए क्रमशः $40 मिलियन और $50 मिलियन कमाएंगे। उन्हें फिल्मों के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के आधार पर बोनस मिलने की भी उम्मीद थी, जिससे डाउनी का वेतन दोगुना होने की संभावना थी। 52 इसके अलावा कॉमिक-कॉन में फिल्म थंडरबोल्ट्स 2025 और द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स 2025 के कलाकारों के बारे में कहा गया कि वे द फैंटास्टिक्स फोर सहित अगली 2 एवेंजर्स फिल्मों 59 में अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगे। मुख्य कलाकार रीड रिचर्ड्स मिस्टर फैंटास्टिक के रूप में पेड्रो पास्कल, सू स्टॉर्म इनविजिबल वुमन के रूप में वेनेसा किर्बी, जॉनी स्टॉर्म ह्यूमन टॉर्च के रूप में जोसेफ क्विन और बेन ग्रिम द थिंग के रूप में एबन मॉसबेराच। फिल्माने प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2025 की दूसरी तिमाही में लंदन। 52 में वर्किंग टाइटल एप्पल पाई 1 के तहत शुरू होने वाली है। 60 फिल्मांकन मूल रूप से 2024 में शुरू होने की उम्मीद थी, कई उत्पादन विलंबों और मेजर्स की बर्खास्तगी से पहले। 45、61、संगीत अप्रैल 2024 में एलन सिल्वेस्ट्री ने संकेत दिया कि वह पहले इन्फिनिटी वॉर, एंडगेम और अन्य एमसीयू फिल्मों के लिए ऐसा करने के बाद आगामी एमसीयू प्रोजेक्ट के लिए संगीत तैयार कर सकते हैं। 62 उस जुलाई में यह पुष्टि की गई कि वह डूम्सरे और सीक्रेट वॉर्स दोनों के लिए संगीतकार के रूप में लौटेंगे। 63、विपणन जुलाई 2024 में मार्वल स्टूडियो के सैन डिएगो कॉमिक-कॉन पैनल में डूम्सरे उपशीर्षक रूसो भाइयों की वापसी और डॉक्टर डूम के रूप में डाउनी की कास्टिंग की घोषणा की गई थी। इस घोषणा में मंच पर डूम के रूप में कपड़े पहने हुए कई लोग शामिल थे, जिनमें डाउनी भी शामिल थे। दर्शकों के सामने अपनी पसंद का खुलासा करने के लिए बेनकाब किया। एक आईजीएन में कैट बेली ने कास्टिंग की घोषणा को हालिया मार्वल इतिहास में सबसे नाटकीय खुलासे में से एक बताया और प्रशंसकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ ने डाउनी की वापसी की प्रशंसा की, जबकि अन्य ने सोचा कि यह खराब प्रदर्शन के बाद मार्वल स्टूडियो द्वारा एक हताश कदम था। कुछ हालिया एमसीयू परियोजनाएं 64 अन्य टिप्पणीकारों ने भी कास्टिंग और उस पर मिलीजुली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की। 65, 66, 67 जिनमें कोलियर के कोलियर जेनिंग्स भी शामिल थे, जिन्होंने चरित्र की कॉमिक बुक विरासत के आधार पर भूमिका में एक गैर रोमा अभिनेता को चुनने की आलोचना की। 66 घोषणा से यह अटकलें लगने लगीं कि क्या डाउनी अपनी पिछली एमसीयू भूमिका टोनी स्टार्क आयरन मैन के वैकल्पिक ब्रह्मांड संस्करण की भूमिका निभाएंगे, या क्या फिल्म की कहानी में उनकी कास्टिंग को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। 67、68、प्रीमियर एवेंजर्स डूम्सरे संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 मई 2026 को रिलीज होने वाली है। 28 पहले यह 2 मई 2025 को रिलीज होने वाली थी। यह एमसीयू के छठे चरण का हिस्सा होगी।12、परिणाम मुख्य लेख एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स नामक एक सीक्वल 7 मई 2027 को रिलीज होने वाली है। 28 इसे मैकफीली ने लिखा है और रूसो ब्रदर्स द्वारा निर्देशित किया गया है। 57 फिल्म एमसीयू के छठे चरण का समापन करेगी। 12、एंथोनी रूसो जन्म 3 फरवरी 1970 और जोसेफ रूसो जन्म 18 जुलाई 1971, 2 भाई, अमेरिकी निर्देशक,
निर्माता, पटकथा लेखक और सामयिक फिल्म अभिनेता है। उन्होंने अपना अधिकांश काम एक साथ निर्देशित किया है और कभी-कभी निर्माता, पटकथा लेखक, अभिनेता और संपादक के रूप में भी काम करते हैं। उन्होंने कॉमेडी सीरीज अरेस्टेड डेवलपमेंट में अपने काम के लिए एमी पुरस्कार और एवेंजर्स एंडगेम के साथ सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए एमटीवी मूवी अवार्ड जीता। वे मुख्य रूप से सीरीज कम्युनिटी, साथ ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्मों कैप्टन अमेरिका, द विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका, सिविल वॉर, एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंडगेम में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, और हाल ही में उस श्रृंखला से जहां वे निर्माता है। जीवनी। उनके माता-पिता पेट्रिसिया और बेसिल रूसो एक वकील और पूर्व न्यायाधीश है। एंथोनी और जो रूसो क्लीवलैंड, ओहियो में बड़े हुए, जहां उन्होंने बेनेडिक्टिन हाई स्कूल में पढ़ाई की। रूसो भाइयों ने केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म पीसेस का लेखन, निर्माण और निर्देशन शुरू किया। उन्होंने छात्र ऋण और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फिल्म को वित्तपोषित किया। एक फिल्म समारोह में उनकी फीचर फिल्म देखने के बाद स्टीवन सोडरबर्ग ने इस जोड़ी से संपर्क किया और अपने निर्माता भागीदार जॉर्ज क्लूनी के साथ अपनी अगली फिल्म का निर्माण करने की पेशकश की। यह प्रोजेक्ट कॉमेडी वेलकम टू कॉलिनवुड था, जो 2002 में रिलीज हुई थी और इसमें विलियम एच. मैसी, सैम रॉकवेल और जॉर्ज क्लूनी ने अभिनय किया था। एफएक्स टेलीविजन नेटवर्क के एक कार्यकारी केविन रीली ने वेलकम टू कॉलिनवुड में युगल के काम को पसंद करते हुए लकी श्रृंखला के पायलट एपिसोड को निर्देशित करने के लिए रोसोस को काम पर रखा। रॉन हॉवर्ड, जिन्हें पायलट एपिसोड पसंद आया, ने फॉक्स कॉमेडी श्रृंखला अरेस्टेड डेवलपमेंट के पायलट एपिसोड को निर्देशित करने के लिए भाइयों को काम पर रखने में मदद की। रूसो ब्रदर्स ने उस एपिसोड में अपने काम के लिए एमी जीता। 2006 में रूसो बंधुओं ने ओवेन विल्सन अभिनीत कॉमेडी यू, मी एंड डुप्री का निर्देशन करते हुए फिल्म में वापसी की। फिल्म ने दुनिया भर में $140 मिलियन की कमाई की। 2007 में रोसोस ने एबीसी श्रृंखला कारपूलर्स के कार्यकारी निर्माता और निर्देशक के रूप में कार्य किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने एनबीसी सीरीज कम्युनिटी और एबीसी के हैप्पी एंडिंग्स के पहले 5 सीजन में कार्यकारी निर्माता और निर्देशक के रूप में काम किया। 2012 के सैन डिएगो इंटरनेशनल कॉमिक कन्वेंशन में मार्वल स्टूडियोज ने घोषणा की कि रूसो ब्रदर्स अपने सिनेमाई ब्रह्मांड में अगली फिल्म कैप्टन अमेरिका, द विंटर सोल्जर का निर्देशन करेंगे। यह फिल्म 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई, जिसने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर लगभग $715 मिलियन की कमाई की। जनवरी 2014 में रूसो बंधुओं ने कैप्टन अमेरिका गाथा में तीसरी फिल्म का निर्देशन करने के लिए मार्वल के साथ एक नए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसका नाम कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर था, जो 6 मई 2016 को रिलीज हुई थी। मई 2014 में उन्होंने घोषणा की कि द रोसोस फिल्म द ग्रे मैन का सहलेखन और निर्देशन करेंगे, और मार्च 2015 में उन्हें घोस्टबस्टर्स रिबूट के लिए निर्देशक के रूप में घोषित किया गया था, जिसे सोनी की नई कंपनी घोस्ट कॉर्प्स द्वारा निर्मित किया जाएगा। 23 मार्च 2015 को यह पुष्टि की गई कि रूसो भाई एवेंजर्स टेट्रालॉजी, एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर 2018 और एवेंजर्स एंडगेम 2019 में अंतिम 2 फिल्मों का निर्देशन करेंगे। रूसो सिटकॉम एमएएसएच, टैक्सी और चीयर्स को अपने काम पर प्रमुख प्रभाव के रूप में उद्धृत करते हैं। उनकी छोटी बहन एंजेला रूसोटस्टोट ने भी टेलीविजन में एक लेखक और निर्माता के रूप में वी और ट्रस्ट मी सहित अन्य श्रृंखलाओं में काम किया है। केविन फीगे, बोस्टन, 2 जून 1973, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है, जो 2000 में मार्वल स्टूडियो में शामिल हुए और उनके सभी फिल्म निर्माण में भाग लिया। 2007 में उन्हें प्रोडक्शन का अध्यक्ष नामित किया गया था। 2 उनकी फिल्मों ने दुनिया भर में कुल $20 बिलियन की कमाई की है।
3 फीगे प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के सदस्य है। 2019 में फिल्म ब्लैक पैंथर, जिसमें उन्होंने एक निर्माता के रूप में भाग लिया था, को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के लिए ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था, जिससे यह सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के लिए नामांकन प्राप्त करने वाली पहली सुपरहीरो फिल्म बन गई, साथ ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जीतने वाली पहली फिल्म बन गई। एक अकादमी पुरस्कार। अक्टूबर 2019 तक वह मार्वल एंटरटेनमेंट के मुख्य रचनात्मक अधिकारी है, जिसका अर्थ है कि मार्वल टीवी और मार्वल फैमिली एंटरटेनमेंट एनिमेशन की सहायक कंपनियां उन्हें रिपोर्ट करेंगी। एवेंजर्स एंड गेम, एक फिल्म जिसमें वह निर्माता भी थे, ने 2019 में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड हासिल किया। प्रारंभिक वर्ष और कैरियर। फीगे 4 साल की उम्र में वेस्टफील्ड, न्यू जर्सी में पलेब्रे और वेस्टफील्ड हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 5 उनके दादाजी 1950 के दशक में एक टेलीविजन निर्माता थे। उन्होंने द गाइडिंग लाइट और एज द वर्ल्ड टर्न्स जैसे सोप ओपेरा पर काम किया था। हाई स्कूल से पहले फीगे ने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में दाखिला लिया, जो उनके पसंदीदा निर्देशकों की मातृ संस्था थी, जॉर्ज लुकास, रॉन हॉवर्ड और रॉबर्ट जेमेकिस। उनके पहले 5 आवेदन खारिज कर दिए गए थे, लेकिन वह कायम रहे और छठी बार उन्हें स्वीकार कर लिया गया। उनकी पहली नौकरी में वोल्केनो और यू हैव गॉट मेल फिल्मों में कार्यकारी निर्माता लॉरेन शुलर डोनर के सहायक के रूप में काम करना शामिल था। 2000 में उन्हें मार्वल द्वारा एक निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया था। फिल्म निर्माता। फीगे को 2017 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में इंकपॉट पुरस्कार प्राप्त हुआ। पहली एक्स-मेन फिल्म में मार्वल यूनिवर्स के बारे में अपने ज्ञान के कारण डोनर ने फीगे को अपना सहयोगी निर्माता बनाया। 4 एवी अराद ने प्रभावित होकर उसी वर्ष उन्हें मार्वल स्टूडियो में अपने दूसरे कमांड के रूप में काम पर रखा। 6 मार्च 2007 में उन्हें मार्वल स्टूडियोज में प्रोडक्शन का अध्यक्ष नामित किया गया। 22 फरवरी 2013 को फीगे को आईसीजी पब्लिसिस्ट गिल्ड अवार्ड्स में फिल्म एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। पुरस्कार समिति के अध्यक्ष हेनरी बोलिंगर ने कहा, एक हिट फिल्म की भूमिका में केविन फीगे की समझ और प्रचार की सराहना ने ब्लॉकबस्टर फिल्मों की एक श्रृंखला को जन्म दिया है, जिन्हें पिछले 10 वर्षों से मार्वल की कॉमिक्स के पन्नों से रूपांतरित किया गया है। फीगे को 2019 में प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा मोशन पिक्चर थिएटर श्रेणी में डेविड ओ सेल्जनिक अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 8-26 सितंबर 2019 को यह बताया गया कि फीगे वर्तमान में लुकास फिल्म के लिए एक स्टार वार्स फिल्म विकसित कर रहा है। अक्टूबर 2019 में फीगे को मार्वल स्टूडियोज के अध्यक्ष होने के अलावा मार्वल कॉमिक्स, मार्वल टेलीविजन और मार्वल एनिमेशन का मुख्य रचनात्मक अधिकारी नामित किया गया था। प्रस्तुतियों। एक्स-मेन 2000 एसोसिएट निर्माता। स्पाइडरमैन 2002 उत्पादन के प्रभारी कार्यकारी। डेयरडेविल 2003 सहनिर्माता। एक्स-मेन 2 2003 सहनिर्माता। हल्क 2003 कार्यकारी निर्माता। द पनिशर 2004 कार्यकारी निर्माता। स्पाइडरमैन 2 2004 कार्यकारी निर्माता। ब्लेड ट्रिनिटी 2004 सहनिर्माता। इलेक्ट्रा 2005 सहनिर्माता। मैन-थिंग द नेचर ऑफ फियर 2005 कार्यकारी निर्माता। फैंटास्टिक फॉर 2005 कार्यकारी निर्माता। एक्स-मेन द लास्ट स्टैंड 2006 कार्यकारी निर्माता। स्पाइडरमैन 3 2007 कार्यकारी निर्माता। फैंटास्टिक फॉर एंड द सिल्वर सर्फर 2007 कार्यकारी निर्माता। पनिशर वॉर जोन 2008 कार्यकारी निर्माता। वुल्वरिन एंड द एक्स-मेन
2008 से 2009, कार्यकारी निर्माता। आयरन मैन आर्मर्ड एडवेंचर्स 2009 से 2012, कार्यकारी निर्माता। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012, कार्यकारी निर्माता। एजेंट कार्टर 2015, कार्यकारी निर्माता। एक्समेन 97, 2024, कार्यकारी निर्माता। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स चरण 1, आयरन मैन 2008, निर्माता। द इनक्रेडिबल हल्क 2008, निर्माता। आयरन मैन 2, 2010, निर्माता। थोर 2011, निर्माता। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011, निर्माता। द एवेंजर्स 2012, निर्माता। 2 चरण आयरन मैन 3, 2013, निर्माता। थॉर द डार्क वर्ल्ड 2013, निर्माता। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर 2014, निर्माता। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2014, निर्माता। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015, निर्माता। एंटमैन 2015, निर्माता। चरण 3, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016, निर्माता। डॉक्टर स्ट्रेंज 2016, निर्माता। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, 2017, निर्माता। स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017, निर्माता। थोर रग्नारोक 2017, निर्माता। ब्लैक पैंथर 2018, निर्माता। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018, निर्माता। एंटमैन एंड द वास्प 2018, निर्माता। कैप्टन मार्वल 2019, निर्माता। एवेंजर्स एंडगेम 2019, निर्माता। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम 2019, निर्माता। माइकल वाल्ड्रॉन 23 अप्रैल 1987, एक अमेरिकी पटकथा लेखक और टेलीविजन निर्माता है, जिन्हें टेलीविजन में रिक और मोर्टी, लोकी और हील्स जैसी श्रृंखलाओं के निर्माता के साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसी फिल्मों के निर्माता के रूप में जाना जाता है। आजीविका फरवरी 2014 में वाल्ड्रॉन ने पेपरडाइन विश्वविद्यालय में एमएफए पटकथा लेखन कार्यक्रम में दाखिला लिया और इसके पहले सीजन के दौरान एडल्ट स्विम शो रिक एंड मोर्टी में एक प्रशिक्षु थे, जब उन्हें शो के सहनिर्माता डैन हार्मन द्वारा प्रोडक्शन स्टाफ में शामिल होने के लिए काम पर रखा गया था। हार्मन की एनबीसी सीरीज कम्युनिटी अपने 5वें सीजन के लिए 2-3-4-5 फरवरी 2017 में वह स्टारज के लिए हील्स श्रृंखला लिख रहे थे। 6 अगस्त 2017 में वह यूट्यूब प्रीमियम श्रृंखला गुड गेम के कार्यकारी निर्माता थे। फरवरी 2019 में उन्हें डिज्नी प्लस सीरीज लोकी 2021 के मुख्य लेखक और कार्यकारी निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया था। 8 उसी वर्ष नवंबर में रिक और मोर्टी के कई एपिसोड का निर्माण करने के बाद वाल्ड्रॉन ने चौथे सीजन का एपिसोड द ओल्ड मैन एंड द सीट लिखा। 8 फरवरी 2020 में उन्होंने फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 2022 की पटकथा लिखना शुरू किया। 9 जनवरी 2021 में उन्हें केविन फीगे द्वारा एक अनाम स्टार वार्स फिल्म लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जबकि उन्होंने द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के साथ एक समग्र समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। क्रिस्टोफर मार्कस 2 जनवरी 1970 और स्टीफन मैकफीली 12 नवंबर 1969 अमेरिकी पटकथा लेखक और निर्माता है। वे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, जहां उन्होंने कैप्टन अमेरिका की तीनों फिल्में द फर्स्ट एवेंजर, द विंटर सोल्जर और सिविल वॉर, थोर, द डार्क वर्ल्ड, एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंडगेम लिखी है। और टेलीविजन उन्होंने एबीसी एजेंट कार्टर बनाई। वे द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया
फिल्मों के पटकथा लेखक भी है। मार्कस बफेलो, न्यूयॉर्क में पले बड़े। 2 उन्होंने 1991 में रटगर्स विश्वविद्यालय से रचनात्मक लेखन में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2 मैकफीली सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में पले बड़े। 3 उन्होंने 1991 में नोट्रे डेम विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री हासिल की। 3 जब वे 1994 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय डेविस में स्नातक रचनात्मक लेखन कार्यक्रम में मिले तो वे दोनों महत्वाकांक्षी उपन्यासकार थे। 4 एंड्रयू के अनुसार यूसी डेविस मैगजीन से वे जल्दी ही इस नतीजे पर पहुंचे कि उपन्यासकार के रूप में उनके सपने भ्रामक थे। मैकफीली ने कहा, हमने यह नहीं देखा कि हम पुस्तक लेखन को अपना पूर्णकालिक काम कैसे बना सकते हैं। उनका नया लक्ष्य के लिए लिखना हॉलीवुड। 1996 में अपनी मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद दोस्त मनोरंजन के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए लॉस एंजल्स चले गए। प्रत्येक ने उद्योग में नौकरियां ली, जिसमें उत्पादन कंपनियों में कॉल का जवाब देना भी शामिल था। नेटवर्किंग के माध्यम से वे एक एजेंट को नियुक्त करने में कामयाब रहे और आखिरकार 1998 में लॉस एंजल्स में एक वास्तविक हत्या के बारे में पटकथा लिखने के लिए उन्हें अपनी पहली वेतन वाली नौकरी मिली। फिल्म कभी नहीं बनी, लेकिन यह काम मार्कस और मैकफीली के पटकथा लेखन करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 4 खरीदी गई स्क्रिप्ट की सुगबुगाहट के कारण HBO फिल्म्स ने उन्हें पीटर सेलर्स की बायोपिक लिखने का काम सौंपा। 5 2004 में द लाइफ एंड डेथ ऑफ पीटर सेलर्स के लिए उन्होंने लघु श्रृंखला, टेलीविजन फिल्म या नाटकीय विशेष के लिए सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए प्राइम टाइम एमी जीता। 6 क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया फिल्मों पर उनके बाद के काम ने उन्हें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए तैयार किया। एलन एंथोनी सिल्वेस्ट्री, न्यूयॉर्क, 26 मार्च 1950, एक अमेरिकी साउंडट्रैक संगीतकार है। सिल्वेस्ट्री को रॉबर्ट जेमेकिस के साथ उनके कई सहयोगों के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से फॉरेस्ट गंप 1994, बैक टू द फ्यूचर ट्रायलॉजी 1985, 1989 और 1990, कॉन्टैक्ट 1997, कास्ट अवे 2000, द पोलर एक्सप्रेस 2004 और बियोवुल्फ 2007, प्रीडेटर 1987, प्रीडेटर 2 1990, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011, द एवेंजर्स 2012, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 और एवेंजर्स एंडगेम 2019 में उनके काम भी लोकप्रिय है। उन्हें 2 ऑस्कर नामांकन और 2 ग्रैमी नामांकन प्राप्त हुए हैं। जीवनी। प्रारंभिक वर्षों। हालांकि सिल्वेस्ट्री का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था, लेकिन उनका पालनपोषण टीनेक, न्यू जर्सी में हुआ। हालांकि उनके परिवार में कोई संगीतकार नहीं था, एलन ने संगीत में गहरी रुचि दिखाई और अपने हाई स्कूल ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बनकर विभिन्न वाद्य यंत्र और बाद में गिटार बजाया। 1965 में उन्होंने बोस्टन में बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक में जैज कक्षाओं में भाग लिया, लेकिन वह केवल 2 साल ही रुके जब तक कि वह लास वेगास नहीं चले गए और प्रसिद्ध रिदम एंड ब्लूज बैंड कोचरन और सीसी राइडर्स के साथ एक गिटार वादक और अरेंजर के रूप में दौरा शुरू किया। कुछ ही समय बाद एलन कुछ क्विंसी जोन्स परियोजनाओं के गीतकार ब्रैडफोर्ड क्रेग से मिलेंगे, जिनके साथ उन्होंने द डोबरमन गैंग 1972 नामक एक फिल्म के आयोजन के लिए मिलकर काम किया। रचना के ज्ञान के बिना सिनेमा की दुनिया में यह सिल्वेस्ट्री का पहला काम होगा। कुछ ही समय बाद लास वेगास लेडी 1975 और द अमेजिंग डोबरमन्स 1976 जैसी कम बजट की फिल्मों के लिए उनका अगला काम आएगा। 1977 में टेलीविजन के लिए रचना की दुनिया उनके लिए खुल गई। अभिनेता पॉल माइकल ग्लेसर को धन्यवाद। उन्होंने स्टार्सकी और हच श्रृंखला के एक एपिसोड के लिए संगीत तैयार किया और कुछ ही समय बाद मेट्रो गोल्डविन मेयर ने उन्हें चिप्स के लिए केंद्रीय संगीत लिखने के लिए नियुक्त किया। यह काम 1978 से 1983 तक चला। मार्क स्नो के साथ
एलन लगभग एक और अपराध श्रृंखला टीजे हुकर के लिए काम पर लौट आए, लेकिन अंततः निर्माता उनके काम से संतुष्ट नहीं थे। जेमेकिस और सिल्वेस्ट्री। 1983 एलन सिल्वेस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था। संगीतकार को अपने दोस्त टॉम कार्लिन से पता चला कि रॉबर्ट जेमेकिस नाम का एक युवा निर्देशक एक ऐसे संगीतकार की तलाश में था जो उनकी फिल्म रोमांसिंग द स्टोन की शूटिंग कर सके। संगीतकार ने जेमेकिस को बुलाया और उसे एक टुकड़ा पेश करने के लिए 24 घंटे का समय मांगा। अगले दिन निर्देशक सिल्वेस्ट्री के प्रस्ताव से प्रसन्न हुए, जो लगभग 4 दशकों तक चलने वाले एक महान सहयोग की शुरुआत होगी। इसमें बैक टू द फ्यूचर ट्रायलॉजी, फॉरेस्ट गंप, कास्ट अवे, हु फ्रेम्ड रोजर रैबिट जैसे प्रोजेक्ट रहे हैं। संपर्क या व्हाट्स लाइज बीनीथ, उनमें से अधिकांश बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रहीं। रोमांसिंग द स्टोन के बाद सिल्वेस्ट्री के पास प्रस्तावों की बार आ गई। उनमें से जॉन मैकटिर्नन द्वारा प्रीडेटर, स्टीफन हॉपकिंस द्वारा प्रीडेटर 2, फ्लाइट ऑफ द नेविगेटर और द बॉडीगार्ड प्रमुख है, जिसमें वह अपनी महान संगीत बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करने में सक्षम थे। इस प्रकार सिल्वेस्ट्री बैक टू द फ्यूचर के ऑर्केस्ट्रेशन से हु फ्रेम्ड रोजर रैबिट के जैज में चले गए, या 80 के दशक की सिंथ ध्वनि। 1994 में फॉरेस्ट गंप के साथ उनका सबसे विस्तृत काम आया, जिसने उन्हें गोल्डन ग्लोब्स और ऑस्कर के लिए नामांकन दिलाया। 1995 में सिल्वेस्ट्री को रिचर्ड किर्क पुरस्कार मिला। 2002 में उन्हें उनके काम के लिए हेनरी मैंसिनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और हाल ही में 23 सितंबर 2011 को उन्हें वेना शहर द्वारा प्रस्तुत मैक्स स्टीनर फिल्म म्यूजिक अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वार्षिक फिल्म संगीत समारोह का अवसर जो वहां होता है और जिसे वेना में हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। जेरेमी ली रेनर, मोडेस्टो, कैलिफोर्निया, 7 जनवरी 1971, एक अमेरिकी अभिनेता, आवाज अभिनेता, निर्माता और संगीतकार है। उन्होंने 1995 में अपने विश्वविद्यालय में कई परियोजनाओं में अभिनय के साथ एक अभिनेता के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में डेहमर 2002 सहित स्वतंत्र फिल्मों के नायक के रूप में काम किया, जिसमें उनके प्रदर्शन को अच्छी टिप्पणियां मिलीं। उन्होंने प्रशंसित फिल्म द हर्ट लॉकर 2008 में अभिनय करके उद्योग में पहचान हासिल की, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ऑस्कर नामांकन मिला। साथ ही बाफ्टा और एसेजी सहित अन्य पुरस्कार भी मिले। 2009 में वह सीरीज द अनयूजुअल्स के मुख्य कलाकारों का हिस्सा थे और नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू ने उन्हें उद्योग में उनके उत्थान के लिए सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया। वह फिल्म द टाउन 2010 में दिखाई दिए, जिसके लिए उन्हें दूसरी बार ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया, इस बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए। उसके बाद उन्होंने द एवेंजर्स 2012, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 और एवेंजर्स फिल्मों में नायक के रूप में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हॉकाई की भूमिका निभाकर उद्योग में अधिक प्रसिद्धि हासिल की। एंड गेम 2019, जिसे समीक्षकों द्वारा सराहा गया और इसने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी तरह वह मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल 2011 और मिशन इम्पॉसिबल दुष्ट राष्ट्र 2015 में दिखाई दिए, दोनों समान रूप से सफल रहे। वह अन्य समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों जैसे अमेरिकन हसल 2013, अराइवल 2016 और विंड रिवर 2017 में भी दिखाई दिए हैं। उनकी फिल्मों ने $8 बिलियन से अधिक की कमाई की है। यह आंकड़ा उन्हें इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक बनाता है। टेलीविजन पर उन्होंने चरित्र पर आधारित इसी नाम की लघु श्रृंखला में हॉकाई की भूमिका निभाई और किंग्सटाउन के मेयर में भी अभिनय किया। अभिनय के अलावा वह एक मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है जो कभी-कभी उन प्रस्तुतियों के साउंड ट्रैक के लिए गाने गाते हैं जिनमें वह दिखाई देते हैं। उन्होंने द मेडिसिन 2020 और लिव फॉर नाउ 2020
नामक 2 विस्तारित नाटक भी जारी किए हैं। दूसरी ओर, वह एक छोटी गृह नवीकरण कंपनी के मालिक है और उन्होंने कई धर्मार्थ फाउंडेशनों का समर्थन किया है। जीवनी 1971 से 2001, एक अभिनेता के रूप में प्रारंभिक वर्ष और शुरुआत। जेरेमी ली रेनर का जन्म 7 जनवरी 1971 को कैलिफोर्निया राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका के मोडेस्टो शहर में हुआ था। वे ली रेनर और वैलेरी टैग के पुत्र थे। वह 7 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं और उनके पास जर्मन, ब्रिटिश, स्वीडिश और पनामेनियन वंशावली है। 2-3 जब वह छोटे थे, तब से उन्होंने संगीत में रुचि दिखाई और पियानो, गिटार और ड्रम बजाना सीखा। 4 उन्होंने 1989 में स्नातक होने तक फ्रेड सी. बेयर हाई स्कूल में अध्ययन किया और बाद में मोडेस्टो जूनियर कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने कंप्यूटिंग और अपराध विज्ञान का अध्ययन किया। हालांकि वह एक पेशेवर संगीतकार बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान अभिनय कक्षाएं लेना शुरू कर दिया। इसने उन्हें एक गायक के बजाय एक अभिनेता के रूप में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। 4 उन्होंने फिल्म नेशनल लैम्पून सीनियर ट्रिप 1995 से अपनी शुरुआत की, हालांकि इसकी कड़ी आलोचना की गई, लेकिन उन्हें डेडली गेम्स और स्ट्रेंज लक श्रृंखला में अभिनय करने का मौका मिला। 6 उसके बाद, वह लॉस एंजिल्स शहर चले गए और किराए की लागत का भुगतान करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट के रूप में काम किया। 7 वहां उन्होंने टेलीविजन फिल्मों ए फ्रेंड्स बिट्रेयल 1996 और ए नाइटमेयर कम ट्रू 1997 के लिए सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया, और द नेट, टाइम ऑफ योर लाइफ, एंजेल और CSI क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन जैसी श्रृंखलाओं में उपस्थिति दर्ज की। 2002 से 2010 प्रसिद्धि और आलोचनात्मक पहचान में वृद्धि। 2010 ऑस्कर में रेनर कई वर्षों तक छोटी भूमिकाएं विकसित करने के बाद उन्होंने फिल्म डेहमर 2002 में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने हत्यारे जेफरी डेहमर की भूमिका निभाई। 8 फिल्म को आलोचकों द्वारा खूब सराहा गया और उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकित किया। 9 स्टीफन होल्डन ने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखा कि उनका प्रदर्शन सम्मोहक था और चरित्र की जानलेवा प्रकृति के साथ पूरी तरह फिट बैठता था। 2003 में उन्होंने स्वाट में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $207 मिलियन की कमाई की, और 2005 में वह ए लिटिल ट्रिप टू हेवन 2005, 12 और होल्डिंग 2005 और नियोनेड 2005 फिल्मों में दिखाई दिए, जिसे समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। 11-12 रेनर ने एक गायिका के रूप में अपनी शुरुआत फिल्म नॉर्थ कंट्री 2005 के गीत आई ड्रिंक अलोन से की, जिसमें उन्होंने सहायक भूमिका भी निभाई। 13 इसी तरह, उन्होंने कावर्ड रॉबर्ट फोर्ड 2007 द्वारा द असैसिनेशन ऑफ जेसी जेम्स के लिए गुड ओले रिबेल गीत प्रस्तुत किया, जिसमें वह एक अभिनेता के रूप में भी दिखाई दिए। निर्देशक कैथरीन बिगेलो द्वारा चुने जाने के बाद उन्होंने फिल्म द हर्ट लॉकर 2008 में अभिनय किया, जो डेहमर में उनके प्रदर्शन से प्रभावित थी। 14 फिल्म को आलोचकों द्वारा सराहा गया और 2008 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की विभिन्न सूचियों में शामिल किया गया। 11 उनके प्रदर्शन को भी प्रशंसा मिली और इसके साथ ही नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू ने उन्हें 2009 का सफल अभिनेता नामित किया। 15 2010 में ऑस्कर में उन्हें 16 साल की उम्र में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में अपना पहला नामांकन मिला और उन्हें बाफ्टा, क्रिटिक्स चॉइस और एसएजी पुरस्कारों में भी उस श्रेणी के लिए नामांकित किया गया। 17, 18, 19, 2009 में उन्होंने सीरीज द अनयूजुअल्स में अभिनय किया, जिसे कम रेटिंग के कारण इसके पहले सीजन के बाद रद्द कर दिया गया था। 20 कुछ ही समय बाद उन्हें द टाउन 2010 में अपनी उपस्थिति के लिए एक बार फिर आलोचकों की प्रशंसा मिली, जिसके लिए उन्हें एक बार फिर ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया, इस बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए। 21 इस प्रदर्शन ने
उन्हें गोल्डन ग्लोब्स में अपना पहला नामांकन और क्रिटिक्स चॉइस और एसएजी अवार्ड्स में दूसरा नामांकन भी दिलाया। 22, 23, 24 आलोचक रोजर एबर्ट ने उन्हें फिल्म में सबसे दिलचस्प चरित्र के रूप में वर्णित किया और द हर्ट लॉकर में उनकी भागीदारी की तुलना में अभिनेता के बदलाव से आश्चर्यचकित थे। 25 2011 से 2019 बॉक्स ऑफिस पर सफलताएं और संगीत में प्रवेश। सितंबर 2012 में ड्यूविल महोत्सव में रेनर। स्वतंत्र उद्योग में अपनी सफलता के बाद उन्होंने फिल्म मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल 2011 में अभिनय किया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 2011 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। 11-12 वही अगले वर्ष उन्हें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्लिंट बार्टन हॉकाई के किरदार के लिए चुना गया और उन्होंने थॉर 2011 में एक संक्षिप्त भूमिका निभाई। 26 अगले वर्ष उन्होंने द एवेंजर्स 2012 में अपनी औपचारिक शुरुआत की, जिसे आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और यह 2012 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, साथ ही $1.5 बिलियन की कमाई के साथ उस समय तक के इतिहास में तीसरी फिल्म बन गई। 27-28 इसी तरह उन्होंने द बॉर्न लिगेसी 2012 और हेंसल एंड ग्रेटेल विच हंटर्स 2013 में अभिनय किया। 29 रेनर क्रिश्चियन बेल, एमी एडम्स, ब्रैडली कूपर और जेनिफर लॉरेंस के साथ प्रशंसित फिल्म अमेरिकन हसल 2013 में दिखाई दिए और साथ में उन्होंने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स और एसएजी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी का पुरस्कार जीता। 30 2015 में उन्होंने प्रशंसित मिशन इम्पॉसिबल रॉग नेशन में विलियम ब्रांट के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हॉकाई की भूमिका निभाने के लिए लौट आए, जिसे आलोचकों द्वारा खूब सराहा गया। 11-12-31 दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रहीं, जिसमें एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही और रॉग नेशन 8वें स्थान पर रही। 32 अगले वर्ष उन्होंने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 में फिर से हॉकाई की भूमिका निभाई, जिसे समीक्षकों द्वारा सराहा गया और $1.1 बिलियन की कमाई के साथ 2016 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 33-34 उन्होंने अराइवल 2016 और विंड रिवर 2017 में भी अभिनय किया, जिन्हें अच्छी आलोचनात्मक समीक्षा मिली और विशेषज्ञों के अनुसार बॉक्स ऑफिस पर आश्चर्यजनक सफलता मिली। 35-36 बाद में उन्होंने कॉमेडी टैग 2018 में अभिनय किया, जिसने मध्यम आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद 78 मिलियन की कमाई की। 11-12 रेनर को मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट 2018 में विलियम ब्रांट के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन शेड्यूलिंग समस्याओं और मार्वल स्टूडियो के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण वह अंततः फिल्म में दिखाई नहीं दिए। 37 अक्टूबर 2018 में उन्होंने हेवेन डोंट हैव ए नेम गीत पर सैम फेल्ट के साथ एक युगल गीत गाया, जो बिलबोर्ड द्वारा बनाई गई एक साप्ताहिक सूची अल्टरनेटिव डिजिटल सॉन्ग सेल्स गिनती में 21वें स्थान पर पहुंच गया, जिसमें सबसे अधिक शामिल है संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रिय गाने। वैकल्पिक संगीत 38 रेनर ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 के लिए हॉकाई के रूप में दृश्य रिकॉर्ड किए, जो अंततः फिल्म में दिखाई नहीं दिए। इस बीच चरित्र के रूप में उनकी अगली उपस्थिति एवेंजर्स एंड गेम 2019 में थी, जिसे आलोचकों की प्रशंसा मिली और $2.7 बिलियन की कमाई के साथ अब तक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 39-40-41 कुछ ही समय बाद जुलाई 2019 में वह जीप के विज्ञापनों की एक श्रृंखला में दिखाई दिए, जहां उनके द्वारा लिखे और गाए गए 3 मूल गीतों का इस्तेमाल किया गया, जिनका शीर्षक था मेन अट्रैक्शन, नोमैड और सिंग। 4 अच्छी प्रतिक्रिया के बाद मेन अट्रैक्शन को उनके पहले एकल के रूप में रिलीज किया गया और वैकल्पिक डिजिटल गाने की बिक्री में 8वें स्थान पर पहुंच गया। 42
2020 वर्तमान भविष्य की परियोजनाएं। मार्च 2020 में रेनर ने अपना पहला विस्तारित नाटक द मेडिसिन शीर्षक से जारी किया, जिसे उन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण संगरोध के दौरान रिकॉर्ड किया और इस स्थिति के कारण कठिन समय से गुजर रहे लोगों के समर्थन के संदेश के रूप में प्रकाशित किया। 43 वैकल्पिक और इंडी रॉक शैली पर केंद्रित इस एल्बम को विशेषज्ञों से ज्यादातर नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिन्होंने ऑटोट्यून की अधिकता, दिखावटी गीत और वाद्ययंत्र की आलोचना की, जिसे उन्होंने भूलने योग्य कहा। 44 इसके बावजूद सितंबर में उन्होंने लाइव फॉर नाउ नामक दूसरा ईपी जारी किया। 45 दूसरी ओर उन्होंने एनिमेटेड श्रृंखला व्हाट इफ के 3 एपिसोड में हॉकाई के चरित्र को अपनी आवाज दी। ब्लैक विडो 2021 में एक वॉयस कैमियो के अलावा 46-47 इसके बाद उसी चरित्र हॉकाई पर आधारित एक लघु श्रृंखला आई, जिसमें 6 एपिसोड शामिल थे और उन्हें विशेषज्ञों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने क्लिंट बार्टन को मानवता देने के लिए उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की। 48-49 मी फॉक्स के साथ अभिनय करेंगे। 53 व्यक्तिगत जीवन और परोपकार। 2013 कांस फिल्म फेस्टिवल में रेनर का 1995 के मध्य में अभिनेत्री रशीदा जोन्स के साथ एक संक्षिप्त रिश्ता था और बाद में उन्होंने जून 2005 और नवंबर 2009 के बीच अभिनेत्री जेस मैकलन को डेट किया। 1954 अक्टूबर 2011 में उन्होंने सोनी पचेको के साथ रिश्ता शुरू किया, जिनके साथ मार्च 2013 में उनकी बेटी का रिश्ता हुआ, एवा बर्लिन नाम दिया गया। इस जोड़े ने जनवरी 2014 में शादी की, लेकिन उसी साल नवंबर में तलाक हो गया। 55 ब्रेकअप ने उनकी बेटी की कुल अभिरक्षा पर कानूनी विवाद को जन्म दिया। 56-57 अपने पूरे करियर में उन्होंने एड्स, कैंसर और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी बीमारियों से पीड़ित रोगियों की सहायता के लिए विभिन्न चैरिटी के साथ काम किया है। 58-59 सिनेमा में उनकी सभी प्रमुख भूमिकाओं के योग में उनकी फिल्मों ने अकेले बॉक्स ऑफिस पर $8 बिलियन से अधिक की कमाई की, एक आंकड़ा जो उन्हें इतिहास में 20 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक बनाता है। 60 इसके अलावा उनके कैमियो और आवाज प्रदर्शन को मिलाकर यह आंकड़ा 12 अरब तक पहुंच जाता है। 61 दूसरी ओर रेनर और उनके सबसे अच्छे दोस्त क्रिस्टोफर विंटर्स घर के नवीनीकरण के लिए समर्पित एक छोटा व्यवसाय संचालित करते हैं। 62 इसके अलावा मार्च 2017 में उन्होंने एंड्रॉयड और iOS के लिए एस्केपेक्स द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसमें उनके अनुयायी अभिनेता से संबंधित सामग्री जैसे कि मीम्स, फैन फिक्शन आदि साझा कर सकते थे। 63 शुरुआत में एप्लीकेशन को अच्छी समीक्षाएं मिली, लेकिन समय के साथ साइबर बुलिंग और पोर्नोग्राफी के मामले बढ़ गए, जिसके कारण अभिनेता के अनुरोध पर इसे सितंबर 2019 में बंद कर दिया गया। 64 दुर्घटना। 1 जनवरी 2023 की सुबह रेनर नेवादा के एक ग्रामीण इलाके में अपने आवास पर एक स्नोप्लो की चपेट में आने के बाद एक दुर्घटना का शिकार हो गए, जिससे सीने में कुंद आघात हुआ, साथ ही मस्कुलोस्केलेटल प्रणाली में भी चोटें आईं। जब वह आपातकालीन सेवाओं के आने का इंतजार कर रहे थे, तो उनके एक पड़ोसी ने उनके एक पैर में खून की कमी को रोकने के लिए उनके एक पैर पर पट्टी बांध दी, जिसने उन्हें हेलीकॉप्टर द्वारा एक स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उनके प्रतिनिधि ने कहा कि वह गंभीर स्थिति में थे, लेकिन स्थिर। 65 एक संवाददाता सम्मेलन में वाशू काउंटी के अधिकारियों ने बताया कि रेनर का भतीजा, जो अभिनेता की कार चला रहा था, दुर्घटना से एक रात पहले आए तूफान के कारण छोड़ी गई बर्फ के कारण उनके आवास के पास फंस गया था। जब रेनर ने बर्फ हटाने वाले हल से सड़क साफ कर दी, तो वह अपने भतीजे से बात करने के लिए वाहन से बाहर निकला, लेकिन बर्फ हटाने वाला हल, जिसका वजन लगभग 6 टन था, तब तक हिलता रहा जब तक कि वह उसके ऊपर से नहीं गुजर गया। 66 उनकी 2 सर्जरी हुई और उन्हें 2 जनवरी को गेहेन चिकित्सा इकाई में रखा गया। 67 अगले दिन
उन्होंने अस्पताल से अपने सोशल नेटवर्क के माध्यम से एक संदेश भेजा जिसमें उन्हें मिले समर्थन के लिए धन्यवाद दिया गया। 68 उन्हें 18 जनवरी को छुट्टी दे दी गई और गतिशीलता हासिल करने के लिए घर पर ही इलाज शुरू किया गया। 69 स्थानीय अधिकारियों की दूसरी रिपोर्ट से पता चला कि जब रेनर स्नोप्लो से उतरा तो वह आपातकालीन ब्रेक सक्रिय करना भूल गया, आंशिक रूप से क्योंकि अलार्म लाइटें काम नहीं कर रही थीं। यह दुर्घटना तब हुई जब अभिनेता अपने भतीजे को वाहन की चपेट में आने से बचाने की कोशिश कर रहे थे। 70 मार्च 2023 में अपने सोशल नेटवर्क पर रेनर ने दिखाया कि वह पहले ही फिर से चल चुका है। 71 दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि एक तरह से मार्वल स्टूडियो द्वारा कई मूवीज़ देखने को मिल रही है। 3 मूवीज़ हमें देखने को मिल रही है एक तरह से, और जिनकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। और बात की जाए तो हाल ही के अंदर हमें तड़के देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले डेडपुल 3, और साथ ही साथ इसी के बाद हमें एक तरह से कैप्टन अमेरिका ब्रेव द न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर देखने को मिल चुका है। और इसी के बाद अब कल ही के दिन एक तरह से रिलीज़ कर दी गई है, एक तरह से जो इनकी लाइव एक तरह से गए थे उसमें ये बताया गया है 3 मूवी की अनाउंसमेंट कर दी गई है। सबसे पहले एवेंजर्स डॉम्स डे, एवेंजर्स एक तरह से जो एक तरह से सीक्रेट वार, एक तरह से नई फ्रेंचाइजी एक तरह से लॉन्च की गई है। और भी कई फ्रेंचाइजी है जिनके बारे में मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट।